रिच डैड एंड पुअर डैड अध्याय 3। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। अमीर डैडी मुस्कुराए क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फ़र्क नहीं पाते। मुझे याद है मैंने पूछा था, वयस्क लोग इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। अगर यह इतना आसान है तो इतना ज़रूरी है तो हर कोई इसे जानना या खोजना क्यों नहीं चाहता। संपत्ति और दायित्व क्या होते हैं यह समझने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों को यह नियम समझने में मुझे बहुत कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि अधिकतर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग तरह से हुई है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट्स, प्लान्स आदि। अधिकतर बड़े लोगों के सामने मुश्किल यह होती है कि उन्हें बहुत कुछ भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। एक समझदार वयस्क को अक्सर ऐसा लगता है कि आसान परिभाषाओं पर ध्यान देना मूर्खता है। अमीर डैडी की सिद्धांत में यकीन करते थे, मूर्ख इसे आसान ही रहने दो। इसलिए वे हम दो छोटे बच्चों के सबक को आसान बनाते थे और इस तरह उन्होंने हमारे पैसे की नींव को ज़्यादा मजबूत बना दिया। तो दिक्कत या उलझन किस बात से आती है? यह इतनी आसान चीज़ किस तरह कठिन बन जाती है? कोई ऐसी संपत्ति क्यों खरीदता है जो असल में दायित्व होती है? इसका जवाब हमें अपनी बुनियादी शिक्षा में मिलता है। हम शब्द पर ध्यान देते हैं और पैसे को अनदेखा कर देते। कोई वस्तु संपत्ति है या दायित्व, यह कैसे पता चलेगा? अगर आप सचमुच झंझट में फंसना चाहे तो इन शब्दों को डिक्शनरी में देख ले। मैं जानता हूँ कि वह दी गई परिभाषाएं किसी अकाउंटेंट को अच्छी लगती होगी, परंतु दिक्कत यह है कि आप आदमी उन्हें पूरी तरह से नहीं समझ पाता। फिर भी हम वयस्क लोग यह मानने में अपनी तौहीन समझते हैं कि कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है। छोटे बच्चों को समझाते समय अमीर डैडी ने एक बार कहा था, संपत्ति को शब्दों से नहीं अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है, और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ सकते तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे में कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। अकाउंटेंट में अंक ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी तो यह है कि जो अंक आपको बता रहे हैं यह शब्दों की ही तरह है। शब्द ज़रूरी नहीं होते हैं, ज़रूरी वह बात होती है जो शब्दों के ज़रिए बताई जाती है। कई लोग पढ़ते हैं परंतु ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। यह रीडिंग पढ़े हुए को समझने की काबिलियत होती है और इस क्षेत्र में हम सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। उदाहरण के लिए मैंने हाल ही में एक नया VCR खरीदा। इसके साथ निर्देश पुस्तिका भी थी। उसमें समझाया गया था कि अपने VCR को किस तरह प्रोग्राम किया जाता है। मैं शुक्रवार की शाम को आने वाले अपने फेवरेट TV शो को रिकॉर्ड करना चाहता था, पर उस निर्देश पुस्तिका को पढ़ते पढ़ते मैं पागल हो गया। मुझे दुनिया में कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं लग रहा था जितना कि अपने VCR प्रोग्राम करना। मैं शब्दों में पढ़ सकता था परंतु इसके बावजूद मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुझे शब्दों को पहचानने में A मिल रहा था परंतु मुझे समझने में मुझे F मिल रहा था, और यही अधिकतर लोगों के साथ पैसे के मामले में होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। मैंने अपने अमीर डैडी से यह बात हज़ारों बार सुनी है, और मैंने यह भी सुना है कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। यह बताया जा रहा है कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अधिकतर अकाउंटेंट और प्रोफेशनल परिभाषा पर आपस में सहमत नहीं होते, परंतु यह आसान चित्र या रेखाचित्र दो छोटे शब्दों के लिए मजबूत वित्तीय नींव डालने में बड़े काम आए।
बहुत छोटे बच्चे को सिखाने के हिसाब से और अमीर डैडी ने हर चीज़ को बहुत आसान बनाए रखा और जहाँ तक बन पड़ा उन्होंने चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग ज़्यादा किया, शब्दों का उपयोग कम से कम किया और अंकों का तो कई वर्षों तक इस्तेमाल ही नहीं किया। यह पहले आय संपत्ति, व्यय दायित्व। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्च बताता है, आने वाले पैसे और जाने वाले पैसे। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्व को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग इनमें पैसे की समझ नहीं होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत ज़रूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती है। अगर आपको दुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्द का मतलब देख लें। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ जाता है, परंतु आम आदमी के लिए यह वैसी ही बात हो गई है जैसे परिभाषा का मतलब मैंडेरिन जैसी किसी विदेशी भाषा में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा में लिखे हुए शब्दों को तो पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह से समझना कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति क्या होती है और आपकी जेब में पैसे डालती है। अच्छी, आसान और उपयोग में आने वाली परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। आय, व्यय और संपत्ति, दायित्व। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्र से समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषा को समझना ज़्यादा आसान है। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वह चीज़ है जो मेरे जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते रहेंगे। अगर आप गरीब या मध्य वर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहेंगे। इनके बीच में फ़र्क को न जानने से अधिकतर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह न तो शब्दों को समझ पाता है न ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्द या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चीज़ ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की समझदारी ज़रूरी है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्र में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखें, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है, इस बात की कहानी 80% परिवार की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है।
रोजगार, टैक्स, भोजन, किराया, आय, तनख्वाह, व्यय, कपड़े, मनोरंजन, यात्रा, संपत्ति और दायित्व। यह मध्यवर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। रोजगार, दायित्व, आय, व्यय, संपत्ति। रोजगार, आय, पैसे, व्यय, टैक्स, भोजन, कपड़े, मनोरंजन, संपत्ति, दायित्व, लोन्स, क्रेडिट कार्ड। यह एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। आय, संपत्ति, व्यय, दायित्व, आय, ब्याज, किराए से आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व, नोट्स, रियल एस्टेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। चित्र ये बताते हैं कि गरीब, मध्य वर्गीय और अमीर आदमी की जिंदगियों में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्या सुलझ जाती है। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं काँप जाता हूँ यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ कि मैं कर्ज में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए, परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। पैसा हमारी इंसानी कमजोरियों को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे संपत्ति, पैसे में भारी बढ़ोतरी या उनकी लॉटरी लग जाए, तो पैसा मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश पैटर्न को रोजगार कराता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत सही है कि मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावतें होती है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम ट्रेनिंग और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सके। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही ज़रूरी है। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि वह डॉक्टर बनना चाहेगा या मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा पैसा नज़र आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हो। बीमा कंपनियां इस व्यवसाय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है और अदालतों में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं।
आदि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विद्वान बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। इसी कारण स्कूल में बच्चे को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यवसायी सफलता का ट्रेनिंग सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है, जैसा कभी हुआ करता था। चूँकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। वे और ज़्यादा मेहनत करते हैं, परंतु अपनी समस्या से जीत नहीं पाते हैं। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया गया, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसे बनाने के बाद उसका किस तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए और उसे किस तरह संभालना जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, अधिकतर लोग यह नहीं बता पाते हैं कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश की समझ नहीं होती है। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसने पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। यह कहानी बताती है कि पैसे का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग भी फिल्मी कहानी एक घिसे पीटे पर चलती रहती। हाल ही में शादीशुदा खुश बहुत पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्दी ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने लगते ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो तरह से होती है और वे अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व, उनके खर्च भी बढ़ने लगते हैं। जैसे आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। अधिकतर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स, परंतु अधिकतर लोग के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल इंश्योरिटी टैक्स। कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि सोशल इंश्योरिटी टैक्स मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल इंश्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल इंश्योरिटी टैक्स की रकम पर इनकम टैक्स भी देना होता है, और यह एक ऐसी आमदनी होती है जो आपके साथ में नहीं आई है, बल्कि सीधे ही सोशल इंश्योरिटी में चली गई है। फिर दायित्व बढ़ने लगता है। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। इसे समझने का सबसे आसान और अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चले। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि अब वे किराए के मकान में नहीं
रहेंगे, बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स का बोझ आ जाता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपने से जागते और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से पैसे, क्रेडिट कार्ड पैसे चुकाने हैं। अब वे चूहे दौड़ में फंस चुके। एक बच्चा पैदा हो जाता है। वे और कड़ी मेहनत करते हैं। प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज़्यादा पैसा आता है, उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। कभी उनके पास डाक में से एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं, वह ख़त्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल लोन देने का ऑफर देती है क्योंकि उनके क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए गए लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिस्सा साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्टगेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो जाता है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 साल की किस्तों में चुकाना है। समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यह तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ। परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनके पैसे की तंगी एक सी ही रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज़्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतने भी नहीं जानते हैं कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरह से खर्च करने की है और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फ़र्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज़्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी को पैसे की समस्या सुलझती है। समस्या समझदारी से सुलझती है। मेरा एक दोस्त बार बार कर्ज में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते हैं, तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियार की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियार पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और इसी कारण वह आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई है। यह नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी
दंत कथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन 3 में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ न होने के कारण अधिकतर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इजाज़त दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार कि आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज़्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज़्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियाँ मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज़ होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिकतर लोग मंच पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसे वजह से अधिकतर लोग अपनी समस्या हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं।